बताओ कौन, एक ही एक खुशबू ने खाली हैंड रेस किया, बाकी सब नालायक। चलो खुशबू बताओ। होल्डिंग का मैं बता देता हूँ। होल्डिंग कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी मींस अ कंपनी विच इज हैविंग अ सब्सिडरी कंपनी। बस सिंपल इतना ही डेफिनेशन है भैया, जिसके लिए मेरा एक सब्सिडरी है, मैं उसके लिए एक होल्डिंग हूँ, बात खत्म। आपने बताना है सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन। खुशबू चलो। So, a subsidiary company is one in which the holding company controls the composition of board of directors, and in वेरी which गुड। the holding company controls more than one half of the total voting power, either on its own or together with one or more of its subsidiary companies. एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत सही बोला है कि पहला सब्सिडरी कंपनी मतलब वो कंपनी जिसके लिए होल्डिंग कंपनी या तो कंट्रोल करता है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंट्रोल, या फिर और कंट्रोल्स मोर देन। और आशीष ने भी आंसर चैट पे लिख के भेजा है, वेरी गुड आशीष। कंट्रोल्स क्या, मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर। टोटल वोटिंग पावर का मोर देन वन हाफ कंट्रोल करके रखता है, ईदर ऑन इट्स ओन, या तो खुद अकेले अकेले, या टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी, टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी। इसी के रिलेटेड एक पॉइंट हमने डिस्कस किया कि सब्सिडरी का सब्सिडरी मेरा सब्सिडरी होगा। सब्सिडरी का सब्सिडरी भैया ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, सी लिमिटेड है। तो भैया इसमें देखो, बी लिमिटेड का जो सब्सिडरी है और ए लिमिटेड का सब्सिडरी है, बी लिमिटेड और बी का सब्सिडरी है सी, तो सब्सिडरी का सब्सिडरी मेरा सब्सिडरी होगा, यानी कि सी लिमिटेड विल आल्सो बी अ सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड। सी लिमिटेड विल बी अ सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड। ये हमने डिस्कस कर रखा था और सारा लॉजिक मैंने बता रखा था कि सर कंट्रोल का डेफिनेशन क्यों ऐसे डिफाइन होता है, क्योंकि कंट्रोल तब आएगा जब मैं उस पे 51% नहीं बोलना चाहिए, मोर देन वन हाफ, आधा से थोड़ा ज्यादा भी होगा तो मेरे पास बात बन जाएगा, तो आधा से एक ज्यादा भी होगा तो मेरे पास बात बन जाएगा। इसीलिए मेरा कंट्रोल इससे डिफाइन किया गया है। ठीक है, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। इसमें हमने ना इसके बाद जो पब्लिक कंपनी है उसकी डेफिनेशन पे आएंगे। पब्लिक कंपनी जो है उसका डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो बहुत इजी सा डेफिनेशन, ठीक है। पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। और ये पेड अप कैपिटल तो मैंने बता रखा है कि ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब लिमिट है नहीं, तो ये आपको चाहिए नहीं, ठीक है। इसके अंदर एक प्रोवाइजो डाला हुआ है, इसके अंदर एक प्रोवाइजो डाला हुआ है। अब आपको ये प्रोवाइजो को ध्यान से पढ़ना है और इस प्रोवाइजो को हम समझेंगे। इसको मैंने पेंडिंग करा रखा था, मैंने इसको अभी पिछले सेशंस में आपके साथ डिस्कस नहीं किया था। मैं अब आपको इस प्रोवाइजो को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पब्लिक कंपनी के अंदर एक प्रोवाइजो है, वो क्या बोलता है, अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी not being a private company shall be deemed to be a public company for the purposes of this act, even where such subsidiary company continues to be a private company in its article। बताओ, ये एक लिखा हुआ है प्रोवाइजो, इसका मतलब कौन समझा, कोई समझा इसका मतलब इस प्रोवाइजो का? गौरव ने इंग्लिश के, बताओ गौरव क्या समझा आपने? सर कि अगर कोई पब्लिक कंपनी है वो कोई प्राइवेट कंपनी का अगर होल्डिंग कंपनी है, जो वो प्राइवेट कंपनी है उसको भी हम लोग पब्लिक ही मानेगा। एक्सीलेंट, वेरी गुड, बिल्कुल सही। देखो अब मैं आपको ना कुछ वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी होगा। देखो, कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ, ये वर्ड्स को देखो, कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी। बताओ इसके जगह में एक वर्ड अगर सब्स्टिट्यूट करना चाहूँ, रादर दो वर्ड इसके जगह में सब्स्टिट्यूट करना चाहूँ, तो मैं क्या बोल दूंगा इसके जगह? इन वर्ड्स के जगह अगर मुझको सिर्फ दो वर्ड्स और सब्स्टिट्यूट करना है तो मैं क्या वर्ड सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, वेरी गुड। पब्लिक कंपनी कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी को मैं सिंपल सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ पब्लिक कंपनी से। तो भैया इन शब्दों को मैं पब्लिक कंपनी से रिप्लेस कर दूंगा। अब मैं अगर इसको पढ़ता हूँ तो मेरे को क्लैरिटी डेवलप होगा। देखो, अ कंपनी which is a subsidiary of a public company shall be deemed to be a public company for the purposes of this act, even with such subsidiary company continues to be a private company in its articles। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो। देखो, एक कंपनी है ए बी सी लिमिटेड, एक कंपनी है एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड।
ठीक है। अब इसने अगर इसके अंदर इसको होल्ड कर रखा है, क्या इसको, ये अगर होल्डिंग कंपनी, यानी इसने अगर इसमें मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर होल्ड कर रखा है, मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, अगर इसने मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर होल्ड कर रखा है, तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो है ये एक सब्सिडरी हो गया, किसका, सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, नॉट बीइंग प्राइवेट कंपनी, या मैं सिंपली इसको बोल दूं सब्सिडरी ऑफ, क्या इसको रिप्लेस करके मैं बोल दूं ये बन गया क्या, सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, लॉ बोलता है इसको डीम कर लिया जाएगा, इट विल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। सर मैंने आपको बता रखा है ना, लॉ के अंदर डीम, जब डीमिंग प्रोविजन आता है लॉ के अंदर, तो लॉ के कुछ लूप होल को प्लग इन करने के लिए आता है, लॉ में कुछ गलतियां छूट जाती है, इसीलिए उसको प्लग इन करने के लिए डीमिंग प्रोविजन आता है। ये मैंने बता रखा है आप लोग को कि जब भी एक डीमिंग प्रोविजन होता है लॉ के अंदर, वो एक्चुअल में कोई होता नहीं है, उसमें लॉ मान लेता है, लॉ मान लेगा इसको, भैया ये कंपनी को लॉ कैसा मान लेगा, इसको लॉ कैसा मान लेगा, इसको मान लेगा एक प्राइवेट कंपनी, सॉरी मान लेगा एक पब्लिक कंपनी। अब सर ये एक बात बताओ, ये डीमिंग प्रोविजन है, कुछ लूप होल है, आप बोला क्या लूप होल है जिसके वजह से इसको पब्लिक कंपनी मानेगा, क्या लूप होल है जिसकी वजह से इसको पब्लिक कंपनी मानेगा, आओ पहले तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। पहले तो आपसे पूछता हूँ, कोई बच्चा गेस वर्क में ऐसे बता सकता है मेरे को कि क्या लॉजिक हो सकता है जिसके कारण लॉ मेकर ने इसको पब्लिक कंपनी मान लिया, व्हाट कैन बी द लॉजिक। चल कोई नहीं बोल रहा तो मैं ही बोल देता हूँ, सुनो। शुरू में मैंने आपको बता रखा है कि प्राइवेट कंपनी को लॉ मेकर्स ने ना बहुत सारा एग्जेम्पशन दे रखा है, बहुत सारा छूट दे रखा है, प्राइवेट कंपनी को लॉ मेकर्स ने ना बहुत सारा एग्जेम्पशन दे रखा है, बहुत सारा डिस्क्लोजर से रिक्वायरमेंट है, कई सारा लॉ का कंप्लायंस से छूट दे रखा है। लेकिन पब्लिक कंपनी के अंदर लॉ मेकर्स बोलता है कि कंप्लायंस कैसा होगा, कंप्लायंस को बहुत स्ट्रिक्ट रखना होगा। क्यों स्ट्रिक्ट रखना होगा, क्योंकि पब्लिक कंपनी तुम कहां से पैसा उठाने के लिए एलिजिबल है, तुम पब्लिक से पैसा उठाने के लिए एलिजिबल है। तो भैया देखो, क्या एक ऐसा पॉसिबल है, मान लो एक रिलायंस इंडस्ट्री जैसे कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ये कैसा कंपनी है, ये एक पब्लिक कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसा कंपनी है, मान लो ये कैसा कंपनी है, ये पब्लिक कंपनी, ठीक है। अब इसने पब्लिक से पैसा उठा लिया, इसने सबसे पब्लिक से, जनरल पब्लिक से सबसे पैसा उठा लिया, ठीक है, जनरल पब्लिक से सब लोग से पैसा उठा लिया। अब ये क्या करेगा, ये एक प्राइवेट कंपनी बनाएगा, मान लो रिलायंस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा एक प्राइवेट कंपनी बनाएगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और क्या करेगा, वो सारा पब्लिक का पैसा इसको इधर ट्रांसफर कर देगा, शेयर कैपिटल के फॉर्म पे सारा का सारा पैसा जो पब्लिक से लिया वो किधर ट्रांसफर कर देगा, इस पे ट्रांसफर कर देगा। तो भैया इसका जो बैलेंस शीट है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए टी शेप बैलेंस शीट बना रहा हूँ, हालांकि टी शेप बैलेंस शीट होता नहीं है, आजकल वर्टिकल फॉर्मेट होते हैं कंपनी के लिए, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको टी शेप बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बैलेंस शीट में आप देखो क्या होगा, शेयर कैपिटल का कुछ अमाउंट आ जाएगा और इसके कैपिटल में इन्वेस्टमेंट का कुछ अमाउंट आ जाएगा, और इसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ रिलायंस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। तो भैया इसने क्या किया, इसने सारा पैसा को डाइवर्ट कर दिया किधर, रिलायंस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड में। अब रिलायंस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड में बहुत सारा लॉ का एग्जेम्पशन है, लॉ का एग्जेम्पशन है, लॉ का रिलैक्सेशन है, और वो रिलैक्सेशन लॉ मेकर ने क्यों दिया था, क्योंकि भैया प्राइवेट कंपनी जो होता है वो पब्लिक से पैसा नहीं उठाता, ये आपस के सेल्फ फंडेड लोग बनाते ना भैया, आपस में फंडिंग करके लोग बाग बनाते हैं। तो भैया लॉ मेकर बोला जब आपस में तुम लोग फंडिंग करके बना रहे, तुम लोग का खुद का पैसा, तो तुम लोग को इसी कारण से हम लोग कुछ एग्जेम्पशन कुछ रिलैक्सेशन देगा, रादर काफी एग्जेम्पशन काफी रिलैक्सेशन देगा। बट यहाँ पर अगर ऐसा कोई केस होता है कि सब्सिडरी, अगर उसका होल्डिंग कंपनी पब्लिक है और वो इसमें पैसा लगा रखा है, भैया मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर करेगा, तभी तो 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर होगा, तभी तो सब्सिडरी बनेगा। और मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर लेने के लिए तो इसका शेयर कैपिटल खरीदना होगा, और इसका शेयर कैपिटल खरीदने के लिए तो पैसा आगे लगाना पड़ेगा। तो भैया ये सब नहीं हो, इसीलिए लॉ मेकर क्या बोला कि इस कंपनी को क्या सा स्टेटस दे देगा, इट विल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। इसको क्या बोल देगा, इट विल बी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी। पूरे एक्ट के लिए ये पब्लिक कंपनी मान ले देगा, पूरा एक्ट के लिए इसको पब्लिक कंपनी मान देगा। इवन दो ये अपने आर्टिकल के अंदर, एओए के अंदर जो अपना एओए बना के रखता है,
अब मैंने बताया ना पर्सनल खुद का कंपनी लॉ होता है, इसके अंदर ये खुद अपने आप को पीवीटी एलटीडी नेम कराओ, पीवीटी एलटीडी नेम कराओ। भैया भैया अगर वो अपने आप को पीवीटी एलटीडी बोल रहा है तो उसको पीवीटी एलटीडी मत मानना, पीवीटी एलटीडी मत मानना, इसको एलटीडी ही मानना, मतलब लिमिटेड कंपनी ही मान के चलना। आई होप ये वाला बात क्लियर है, सभी लोग बताएंगे कि क्यों ऐसा हुआ। क्या आप लोग को ये पॉइंट क्लियर हुआ? नहीं सर। चलो एक बार वापस डिस्कस करते हैं। सर वापस समझा हाँ, दीजिए ना, इतना कैसे समझ में नहीं आया। एक सेकंड मेरे को ना चैट आपने आप लोग दूसरे वाले में करो, मेरा कंप्यूटर जो है, जो मैं चैट रीड कर रहा हूँ वो दूसरे वाले में, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको आप लोग भेजो। जो कंप्यूटर के आगे आपको रिकॉर्डिंग का लोगो मिलेगा ना मेरे नाम में, उसमें आप लोग सेंड करो, उसमें मैं चैट को रीड कर पा रहा हूँ, मैं इसके चैट को रीड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं एक बार वापस इसको डिस्कस कर देता हूँ, सुनो। सुनो, पहले तो क्या लिखा ये देखो, पहले तो पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन में क्या लिखा ये देखो, अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ, मैंने इन वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इन वर्ड्स को, कंपनी नॉट बीइंग प्राइवेट कंपनी, इन वर्ड्स के जगह मैंने एक वर्ड सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्या? पब्लिक कंपनी। मैंने इन वर्ड्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? पब्लिक कंपनी। पहले बताओ यहां तक तो ठीक है। मैंने लिखा कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी, ठीक है, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, पूरे एक्ट के लिए। पहले बताओ इतना लाइन ठीक है, इतने लाइन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ सर। इतने लाइन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पहले जिन्होंने बोला था प्लीज बताएंगे, मोहित, और जिन्होंने पहले बोला, हाँ यहाँ तक ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो लॉ के अंदर ना ये डीम माना है, डीम मतलब क्या होता है, ऐसा होगा नहीं पर लॉ मान लेता है, लॉ मान लेगा। क्या बात, जो भी ये बात लिखा हुआ है ना डीमिंग प्रोविजन में, ये लॉ मान के चलता है, ठीक है। और लॉ के अंदर जब भी कोई डीमिंग प्रोविजन आता है वो कोई लूप होल को, कोई गड़बड़ को प्लग करने के लिए आता है। भाई कोई गड़बड़ ही नहीं हो, इसको प्लग इन करने के लिए हमेशा डीमिंग प्रोविजन लॉ का आता है। तो पहली दूसरी बात मैंने ये बोली कि ये जो डीमिंग प्रोविजन जब भी आएगा ना लॉ का, ये कोई लूप होल प्लग करने के लिए आता है, कुछ गड़बड़ को प्लग करने के लिए आता है। अब सर यहाँ पर क्या गड़बड़ होगा, देखो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मान लो रिलायंस लिमिटेड एक कंपनी है, रिलायंस लिमिटेड एक कंपनी है, ये क्या क्या है, ये एक पब्लिक कंपनी है। अब पब्लिक कंपनी के अंदर दिक्कत क्या होता है, पब्लिक कंपनी के अंदर, इसके अंदर लॉ का कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा है, वेरी हैवी, ठीक है, लॉ का कंप्लायंसेस बहुत 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 ज्यादा है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत एग्जेम्पशंस तो नहीं के बराबर ही है, लॉ का कंप्लायंस बहुत ज्यादा है, लॉ स्ट्रिक्ट है, एग्जेम्पशंस ना के बराबर है, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने तो भैया पब्लिक से पैसा रेज कर लिया, आम जनता से पैसा रेज कर लिया, पब्लिक से भैया पैसा रेज कर लिया। अब लॉ मेकर यहाँ पर एग्जेम्पशन क्यों नहीं देता है? लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, तुम पब्लिक कंपनी है, तुम पब्लिक कंपनी जो है पब्लिक से पैसा उठा सकता है, कभी भी उठा सकता है, अभी उठा सकता है, कभी भी जब वो मन चाहे जब वो पब्लिक से पैसा उठा सकता है भैया, क्योंकि तुम पब्लिक से पैसा उठाने का राइट रखता है, तुम्हारे पास अधिकार है, तुम पैसा पब्लिक से उठा सकता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि तुम कंप्लायंस ज्यादा करो, तुम स्ट्रिक्ट बनो, तुम स्ट्रिक्ट बनो, तुम डिस्क्लोजर ज्यादा दो, तुम डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो तुम बना रहे हो उसमें तुम्हारा डिस्क्लोजर ज्यादा होना चाहिए, डिस्क्लोजर ज्यादा होना चाहिए, तुमको लॉ के ज्यादा सेक्शंस लगने चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम, क्योंकि तुम पब्लिक से पैसा लेने का अधिकार रखते हो, तुम्हारे पास राइट है, तो हम चाहते हैं कि तुमको लॉ भी ज्यादा स्ट्रिक्ट लगे, ठीक है। ये यहाँ तक ठीक है, बताएंगे मोहित और बाकी सब प्लीज एवरीवन, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। चलो ठीक, यहाँ तक ठीक, वेरी गुड। अब मैं आपके साथ एक बात और डिस्कस करता हूँ भैया, क्योंकि लॉ ने इसको, अब रिलायंस लिमिटेड क्या करता है, रिलायंस लिमिटेड बोलते हैं कि भैया लॉ को ना डिफीट करते हैं, लॉ के प्रोविजन में थोड़ा सा गड़बड़ निकालते हैं, लूप होल निकालते हैं, लॉ के साथ थोड़ा सा हेरफेर करते हैं। तो ये क्या करता है, ये एक पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाता है, रिलायंस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी बनाया।
अब ये जो सारा पैसा पब्लिक से रेस किया है, ये सारा पैसा पब्लिक से जो उठाया है, सारा पैसा जो पब्लिक से उठाया है, ये अपने से इस कंपनी की तरफ डाइवर्ट कर देता है। सर डाइवर्ट कैसे करेगा? शेयर कैपिटल के थ्रू डाइवर्ट कर दिया, शेयर कैपिटल के थ्रू डाइवर्ट कर दिया, और इसका तो डाइवर्ट कर दिया भैया, मेजर पार्ट डाइवर्ट कर दिया कि इसका जो है वोटिंग पावर कैसा हो गया, वोटिंग पावर हो गया मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। कैसा हो गया? मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। भैया अल्टीमेटली रिलायंस इस कंपनी के ऊपर कंट्रोल अपना बनाना चाहेगा ना, इसीलिए ये क्या करेगा, ये जो पब्लिक से पैसा रेस किया, मेजर शेयर कैपिटल इधर पैसा को डाइवर्ट कर देगा और सारा पैसा इसके पास चला देगा। किसके पास? रिलायंस रिटेल। अब रिलायंस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड को अगर प्राइवेट लिमिटेड का स्टेटस दे दिया जाए तो इसको तो बहुत सारा लॉ से एग्जेम्पशन मिल जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को मिलता है। इसको डिस्क्लोजर क्या करने होंगे? कम करने होंगे। मतलब अल्टीमेटली जो लॉ मेकर का इंटेंशन था, जो नियत था कि पब्लिक से पैसा लिया है रिलायंस, तो तुम एग्जेम्पशन मत लो, तुम कंप्लायंसेस को पूरी तरह से करो। रिलायंस क्या करता है, उसी में हेरफेर करके उसी में एक प्लग लूप निकाल लेता है, मतलब लॉ से बचने का तरीका निकाल देता है। अब बताओ मोहित एंड अदर्स, जो आपको समझ में आया कि नहीं? सर एक डाउट है। हाँ बोलो ना। सर मान लीजिए रिलायंस लिमिटेड 4 कंपनी बनाता है, रिलायंस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड 1, 2 and 3 and 4, और सबका 25% स्टेक्स होल्ड करता है। दोस्त ऐसा वो करेगा नहीं, क्योंकि 25% स्टेक होल्ड करने से रिलायंस का कंट्रोल नहीं आएगा इस कंपनी के ऊपर। बनाया तो खुद ही रिलायंस ने है सर। बाकी 75% कौन होल्ड करेगा? दैट इज द क्वेश्चन। अगर आप बोलते हैं सर ऐसा करता है कि रिलायंस लिमिटेड 25% पैसा इधर डाइवर्ट कर दिया और बाकी सारा जो है वो प्रोमोटर्स खुद लगा दिया, ये अच्छा। सवाल है आई बिलीव उत्सव। यस सर। दोस्त देखो क्या होता है कि ये सारे प्रोविजंस को आगे लॉ मेकर्स ने प्लग किया। एक सेक्शन है कंपनीज एक्ट के अंदर, सेक्शन 188, जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की बात करता है। भैया देखो अब हर केस को यहाँ कवर नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर होल्डिंग सब्सिडरी है, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक केस कवर हुआ है कि अगर रिलायंस ने ऐसा पैसा डाइवर्ट कर दिया कि इसका मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर कंट्रोल में आ गया इसके, तो भैया यहाँ पर इसका सारा एग्जेम्पशन छीन लेगा, इसको पब्लिक कंपनी मान लेगा। और जो बाकी केसेस हो सकते हैं वो सारे अलग अलग है। जैसे एक सेक्शन 188 बनाया रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में, उसमें बोला है कि ऐसा अगर आपको डाइवर्ट करेगा दूसरा एंटिटी में, दूसरा कंपनी में, जिसमें आपका ये लोग भी इंटरेस्टेड है, कंपनी का कोई डायरेक्टर है मुकेश अंबानी जैसा, तो पहले ये लोग से पूछना पड़ेगा आपको। ऐसा बात लिखा हुआ है किसके अंदर? सेक्शन 188 के अंदर। तो बाकी जितना केसेस हो सकते हैं वो कई अलग अलग सेक्शंस में कवर किया हुआ है। आप मेरी बात समझ रहे हो उत्सव? यस सर। यहाँ पर एक पर्टिकुलर केस को कवर किया कि पब्लिक कंपनी अगर मेजर कैपिटल के किस कदर मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर प्राइवेट कंपनी का अक्वायर कर लेता है, तो इसका स्टेटस कैसा हो जाएगा? क्योंकि ये एकदम डायरेक्ट इसके कंट्रोल में आ गया। डायरेक्टली अगर तुम इसको कंट्रोल में ले लेगा तो भैया इसका स्टेटस कैसा कर देगा? पब्लिक कर देगा। इनडायरेक्टली करने का केसेस दूसरा है, दूसरे कंप्लायंसेस है, बट यहाँ पर एक केस कवर किया, ठीक है? यस सर। यहाँ तक सभी लोग प्लीज बताएगा, सब लोग, एवरीबॉडी। आई वांट सर ऑलवेज मेजर शेयर कैपिटल ट्रांसफर मस्ट है अगर उसको प्राइवेट कंपनी फॉर्म करने। कोई जरूरी नहीं आशीष, ये कंपनी की पॉलिसी होती है। जनरली क्या होता है, मेजॉरिटी मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर लेने से रिलायंस का कंट्रोल आ जाएगा इस कंपनी पे, डायरेक्ट कंट्रोल आ जाएगा इस कंपनी के ऊपर। रिलायंस का डायरेक्ट कंट्रोल आ जाएगा इस कंपनी के ऊपर। एक क्वेरी और है सर, अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो पब्लिक कंपनी का तो उसको कैसे ट्रीट करेगा? इसको एक प्राइवेट कंपनी, तभी तो लॉ ने इसको ना मान लिया है। लॉ बोलते हैं कि तुम प्राइवेट चिल्लाते रहो, हमको फर्क नहीं पड़ता है, हम क्या मान लेगा, हम इसको कैसे मान लेगा, इसको हम लोग पब्लिक कंपनी मान लेगा। आपको इसको पब्लिक कंपनी मानना है और पूरे एक्ट के लिए पब्लिक कंपनी मानना है। सारा जो प्रोविजन पब्लिक कंपनी को लगता है उसको मान लेगा। यही तो डीमिंग प्रोविजन का ब्यूटी होता है, यही तो डीमिंग प्रोविजन का ब्यूटी होता है कि लॉ जबरदस्ती का कुछ मान लेता है और आपको वही लॉ के हिसाब से उसका कंप्लायंस करना है। क्योंकि लॉ इसको प्राइवेट कंपनी नहीं बोलेगा, लॉ इसको पब्लिक कंपनी मान लेगा, तो इसको हर वो काम करना होगा जो प्राइवेट पब्लिक कंपनी करता है। इसका स्टेटस कैसा हो जाएगा? इट विल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। इसका जो भी आदमी लोग है इसको सारा पब्लिक कंपनी के जैसे ही काम करना होगा। यही तो ब्यूटी होता है डीमिंग प्रोविजन का। गौरव सर अगर कोई पब्लिक कंपनी है उसको अगर प्राइवेट होल्ड कर दिया तो उसका कैसा स्टेटस होगा? सॉरी, एक पब्लिक कंपनी जैसे रिलायंस है, हाँ
और एक अलग से प्राइवेट कंपनी है, जैसे एबीसी हाँ लिमिटेड प्राइवेट है, हाँ वो प्राइवेट हाँ, वाला रिलायंस का 51 से ज्यादा शेयर ले लिया तब। वेरी गुड क्वेश्चन, अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल पूछा है सर। अगर रिवर्स केस होता, मान लो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, वो अगर XYZ लिमिटेड का शेयर होल्ड करके रखता, मोर देन 1/2, मान लीजिए 60% वोटिंग पावर होल्ड करके रखता, यही केस है कि अगर सर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर से 60% होल्ड करके रखता है XYZ लिमिटेड में, तब क्या होता? तब क्या होता दोस्त? इसके अंदर पूरे कंपनीज एक्ट में इसको पब्लिक ही मानेगा और इसको प्राइवेट ही मानेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पब्लिक ही मानेगा, प्राइवेट, इसको प्राइवेट मानेगा और इसको पब्लिक मानेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है भैया। लॉजिक समझो ना, इसका पैसा कहाँ से आया होगा? इसका पैसा तो पब्लिक से नहीं आया होगा, इसका पैसा तो पब्लिक से नहीं आएगा, इसका तो आईबीसी प्राइवेट लिमिटेड का सेल्फ, लोग आपस में जो लोग हैं, जो डायरेक्टर है, उन्होंने पैसा लगाएगा, क्योंकि भैया प्राइवेट लिमिटेड तो 2 क्लॉज 68 मना ही कर देता है ना, प्रोहिबिशन है पब्लिक से पैसा रेज करने में। तो इसका पैसा पब्लिक से नहीं आया होगा, इसका पैसा इसके खुद के आसपास के लोगों ने लगाया होगा। भैया उसका पैसा को तुम आगे डाइवर्ट करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो इसका स्टेटस नॉर्मल, इसका स्टेटस नॉर्मल। एक ऐसा सेक्शन है पूरे 470 सेक्शन में, सिर्फ एक ऐसा सेक्शन है, सेक्शन 165। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीए फाइनल का आपको चाहिए नहीं, सीए फाइनल का टॉपिक का है, सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि आपने पूछ लिया। सिर्फ एक सेक्शन के लिए इसको भी पब्लिक कंपनी मान लिया जाएगा, इसको भी। सिर्फ एक सेक्शन है पूरे 470 के अंदर, और उसका लॉजिक आपको अभी नहीं समझ में आएगा, वो डायरेक्टरशिप के ऊपर है, वो बाद में आपको समझ में आएगा जब सीए फाइनल में कभी ये सेक्शन पढ़ोगे 165, तब आपको समझ में आएगा, अभी इसका लॉजिक समझ में नहीं आएगा। नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि अगर एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के अंदर मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर लगाता है, तो सिर्फ एक सेक्शन 165 पूरे 470 में, पूरे एक्ट के अंदर सिर्फ एक ऐसा सेक्शन है जब इसका स्टेटस पब्लिक माना जाता है। बाकी इसको आप लोग के लेवल पर तो सोचना भी नहीं है, इसको क्या करना है, इसको प्राइवेट मानेगा, इसको पब्लिक मानेगा, बात खत्म, बात खत्म। सब लोग बताएंगे प्लीज। भैया ये सर रिलायंस, हाँ पूछो तनिष, एक एक करके पूछो, तनिष पूछना। हाँ रिलायंस रिटेल का जैसे जो डिसीजन शेयर होल्डर्स लेता है, तो वो सब भी क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही शेयर होल्डर्स लेगा क्या? नहीं, मैंने तो यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बना दिया ना कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अगर मान लो ऐसा केस होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ना, अगर ऐसा केस होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसने मोर देन 1/2 ऑफ द पावर रिलायंस रिटेल में लगा रखा है, रिलायंस रिटेल में लगा रखा है प्राइवेट लिमिटेड में, ठीक है। अगर ऐसा केस होता, मान लो इसने 60% होल्ड कर रखा है, ठीक है, तो क्या होगा, इसका जब भी जनरल मीटिंग होगा ना, इसका जब भी जनरल मीटिंग होगा, तो हमारा एक सेक्शन है, सेक्शन 112 और 113, दोनों आपका जो सेक्शन है वो ये बोलता है, ऐसे केसेस में ये कंपनी जो है, ये कंपनी अपने आप से एक रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा, ये कंपनी का एक बंदा आ जाएगा इधर और ये सारा डिसीजन लेगा ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। तो ये नियम होता है, आप मेरा बात समझ रहे? आई होप आपका क्वेरी ये था तनिष, ठीक है। ये ऐसे होता है इसमें डिसीजन। और पूछो, और एक जन कोई क्वेरी पूछ रहा था कुछ। सर सर जो कंपनी तो लॉ डीम कर देगा, वो जो पब्लिक बन गया है, जिस कंपनी को लॉ डीम कर लिया पब्लिक के लिए, तो क्या वो कंपनी भी प्राइवेट लिमिटेड लगा सकते हैं क्या अपने आगे? नाम अपना ये ऐसे लिखेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको लॉ का नजर में स्टेटस क्या होगा, इसका पब्लिक कंपनी होगा। मैंने आपको एक सवाल पूछा भी था, शायद आपको एक सवाल पूछा भी था कि सीआईडी पीवीटी एलटीडी इसका नेचर क्या है। आप लोग ने सबने बोला था सर प्राइवेट लिमिटेड होता है, और सीआईडी एलटीडी क्या है, सभी ने बोला था पब्लिक लिमिटेड। मैंने आपको बोला था 99.9% केस में आप नाम देख के स्टेटस बता सकते हैं, लेकिन कुछ 0.01% केस में एक्सेप्शन होता है, ये एक्सेप्शन वाला केस है, ये एक्सेप्शन वाला केस है कि पीवीटी एलटीडी होने के बाद भी इसका नेचर कैसा है, पब्लिक है। ये 0.01% एक्सेप्शन वाला केस है। 99.9% केस में आप आराम से देख के बता सकते हैं पीवीटी एलटीडी को कि कंपनी पब्लिक है कि प्राइवेट है। कोई 0.01% में एक्सेप्शन होगा, अगर प्राइवेट कंपनी के ऊपर जो कंपनी यानी होल्डिंग कंपनी उसका पब्लिक है, तो उसका नाम पीवीटी एलटीडी होने के बावजूद भी उसका स्टेटस कैसा होगा, पब्लिक का जैसा होगा, ठीक है। ओके सर। और किसी को कोई डाउट? वेरी गुड, सब अब कह रहे हैं क्लियर है, ग्रेट। चलो, हमने अभी तक इसके ऊपर कोई नोटिंग नहीं करी है, होल्डिंग सब्सिडरी पे मैंने आपको कोई नोटिंग नहीं कराया, मैं आपको नोटिंग करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दो टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, इसमें एक एसोसिएट कंपनी और बच जाता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं।
फिर हमको पुराना सारा रिवाइज भी करवाना है, बहुत दिन से हमने रिवीजन भी नहीं किया है पुराने सेशंस का, तो हम रिवीजन भी करेंगे और हम जो है इसके नोटिंग भी कर लेंगे। जो थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ कंट्रोल, उसका जो रिवीजन है, उसका जो नोटिंग है वो भी करना है, वो अगले सेशन में कर लेंगे। और उस पुराने जितना भी हमने किया अब तक का सबका रिवीजन हम अगले सेशन में करेंगे। आज मुझे एक टॉपिक और कराना है, वो है एसोसिएट कंपनी का। मुझे एसोसिएट कंपनी और आपके साथ डिस्कस करना है, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ कंट्रोल 3 तरह के होते हैं। अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑन बेसिस ऑफ कंट्रोल, तो एक तो हो गया भैया होल्डिंग कंपनी, एक हो गया सब्सिडरी कंपनी। तो ये तो 2 हमने अभी तक पूरी डिस्कस कर लिया। तीसरा इसमें जो आता है वो आता है एसोसिएट कंपनी। ठीक है, एसोसिएट कंपनी। अब एसोसिएट कंपनी का केस समझिए, मैं आपको एसोसिएट कंपनी समझाने जा रहा हूं, सुनना है ध्यान से। मेरे बात को बहुत ध्यान से सुनिए। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के अंदर, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के अंदर 35% शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कितना होल्ड कर रखा है? 35% वोटिंग पावर होल्ड कर रखा है। क्या मैं ए लिमिटेड को होल्डिंग का स्टेटस दे दूं क्या? सब लोग ना भैया, सभी ने कहा नो, होल्डिंग का स्टेटस नहीं देंगे, क्योंकि मोर देन 1/2 तो है नहीं, ये 35% इज नॉट मोर देन 1/2। तो यहाँ पर हमने कहा कि भैया इसको तो हम लोग होल्डिंग कंपनी का स्टेटस नहीं देंगे। ठीक है, अब एक बात सोच के बताओ, एक बात आप सोच करके बताओ, क्या मैं ये बोलूं कि ए लिमिटेड के पास, चलो ए लिमिटेड पास तुम्हारा कंट्रोल तो नहीं है, तुम्हारे पास कंट्रोल नहीं है बी लिमिटेड का, क्योंकि कंट्रोल तुम्हारा तब होता है जब मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर तुम होल्ड करके चलता। तो आई कैन से यू डू नॉट हैव अ कंट्रोल। लेकिन क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ए लिमिटेड का एक ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, एक अच्छा खासा प्रभाव है इसके ऊपर, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। क्या मैं ये बोल के चलूं कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है इसके अंदर? सोच के बताना। I want everybody to answer. सब कह रहे हैं यस। कोई बता सकता है क्या सोच के आपने यस बोला? खुशबू, प्रीति, चिराग, राहुल, सब ने हाँ 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 कहा है कि सर गुटबाजी चल रही थी, सब गुट में आंसर दे रहे थे, हम भी गुट में जुट गए साथ में। मोहित, सब यस कह रहे हैं। मोहित ने कहा 1/3। अच्छा सर, डिसीजन में कुछ तो शेयर है। दोस्त, मैंने कुछ शेयर होना और सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट, क्या मैं सिग्निफिकेंट, एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करता है, एक अच्छा प्रभाव डालते? मेरा सवाल ये है, सबने कहा यस, क्योंकि 35% होल्ड करता है। रादर मैं आपको अगर बोलूं, तो मैं आपको अगर अच्छे से समझाऊं, तो मैंने आपको पिछले सेशन में समझा रखा है कि मीटिंग के अंदर जो भी डिसीजन लिया जाता है, कंपनी के मीटिंग के अंदर, मेंबर्स की मीटिंग, जो जनरल मीटिंग के अंदर मेंबर्स की मीटिंग के अंदर जो भी डिसीजन लिया जाता है, उसमें से कुछ मैटर्स के ऊपर तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है और कुछ मैटर्स के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। स्पेशल रेजोल्यूशन पता है ना, वोट इन फेवर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम वोट अगेंस्ट। और मैंने शॉर्टकट के लिए बोला था भैया 75% चाहिए तुमको वोट इन फेवर, टोटल वोट का, टोटल वोट का तुमको कितना चाहिए? 75%। ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला था, फॉर एक्सप्लेनेशन। हालांकि लॉ जो सेक्शन 114 है वो किसकी बात करता है? 114 सिर्फ इसकी बात करता है। एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको बोला था कि हम इसको 75 शॉर्टकट में बोल दें। तो अगर एक बात बताओ, अगर ए लिमिटेड किसी बी लिमिटेड के ऊपर 35% होल्ड करके रखता है, तो डोंट यू फील कि कंपनी के अंदर जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन वाला जो भी मुद्दा होगा, जो भी मैटर होगा, उसमें ए लिमिटेड अगर जब तक मंजूरी नहीं देगा वो मैटर को पास नहीं किया जा सकेगा? डोंट यू फील ऐसा होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन का जो भी मैटर होगा कंपनी के अंदर, उसके अंदर जब तक ए लिमिटेड अप्रूव नहीं करेगा तब तक उस मैटर को पास नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके पास 35% स्टेक है और टोटल फेवर में 75% होना ही पड़ेगा। तो अगर कल को ये ना कर देता है, ये वोट अगेंस्ट कर देता है अपने मैटर पे,
अगर ये वोट अगेंस्ट कर देता है अपने सारे मैटर के ऊपर तो एसआर पास ही नहीं हो पाएगा, एसआर पास ही नहीं हो पाएगा। डोंट यू फील? सब यस कह रहे हैं। अब यस क्या चीज के लिए कह रहे हैं कि आपको ये लग रहा है कि ये इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाएगा? सर आप एक और बार बता सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल नेटवर्क बिल्कुल, इश्यू था। वापस बिल्कुल बिल्कुल वापस बताते रहो। एक बार वापस बताते, सुन। मैंने आपको ये बोला था कि मीटिंग में जो भी मेंबर लोग का मीटिंग होता है, जो भी मेंबर लोग का मीटिंग होता है उसमें दो तरह से डिसीजन लिया जाता है। जो भी मेंबर लोग का मीटिंग होता है उसमें दो तरह से डिसीजन लिया जाता है। एक होता है जनरल मीटिंग के अंदर आप कैसा रेजोल्यूशन पास करता है, सिंपल मेजोरिटी वाला आकर के डिसीजन लेता है, यही होता है ना, सिंपल मेजोरिटी वाला आके डिसीजन लेते थे। सिंपल मेजोरिटी के लिए हम क्या बोलते थे, वोट इन फेवर सिंपल होना चाहिए, वोट अगेंस्ट से ज्यादा। तो हम क्या बोल देते थे, वोट इन फेवर होना चाहिए सिंपल, वोट अगेंस्ट से ज्यादा। तो सिंपल मेजोरिटी को लॉ ने क्या नाम दिया था, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। दूसरा हमने बोला था कि भैया कुछ केसेस में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर मान लो नेम का चेंज होना है, कंपनी का अगर नाम चेंज होना है ना, तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना। ऐसे कई सारे मैटर्स होते हैं जिसमें एसआर पास करना होता है, ठीक है। तो ये स्पेशल मेजोरिटी के लिए लॉ ने क्या बोला, वोट इन फेवर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम वोट अगेंस्ट। ये क्राइटेरिया होता है भैया सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी के लिए ये क्राइटेरिया होता है, बिल्कुल ये क्राइटेरिया होता है। अब इसको आप समझेंगे कि स्पेशल मेजोरिटी के लिए मेरा ये क्राइटेरिया होता है, तो इसको अगर मैं शॉर्टकट बोलूं, मैं एक शॉर्टकट जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन बोलता हूं, फॉर एक्सप्लेनिंग में क्या बोलता हूं कि भैया वोट इन फेवर होना चाहिए कितना, ग्रेटर देन या इक्वल टू 75% ऑफ द टोटल वोट्स। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बोलता हूँ, लॉ नहीं बोलता। लॉ का सेक्शन 114 कंपनीज एक्ट का यही भाषा यूज करता है। और मैंने आपको कसम भी खिलवाई थी कि साहब आपने यही यूज करना है, ये यूज करना है, आपने ये यूज नहीं करना। ये मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए, मेरे को कुछ समझाना है तो ही मैं यूज करूंगा। जैसे मुझे अब यहाँ पर कुछ समझाना है आपको, इसीलिए मैं 75% यूज कर रहा हूँ, बाकी आप तो यही लिखेगा एग्जाम के ऊपर, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि भैया वोट इन फेवर जब तक 75% या उससे ज्यादा नहीं होगा ऑफ द टोटल वोट, एसआर पास ही नहीं हो सकता कंपनी के अंदर। तो अगर एक कंपनी ने 35% होल्ड कर रखा है, तो इसने अगर अगेंस्ट में वोट कर दिया तो कभी भी उस मैटर पे एसआर पास नहीं हो सकता। मतलब विदाउट कंसेंट ऑफ ए, विदाउट एज कंसेंट, एसआर कैन नॉट बी पास्ड। बोलो ना हाँ कि नहीं। ये सवाल मैंने पूछा, सबने कहा बिल्कुल सर, एस के कंसेंट के बिना एसआर तो पास हो नहीं सकता। मतलब जब तक एस फेवर, ये ए जब तक वोट इन फेवर नहीं डालेगा तब तक एसआर कोई भी मैटर पे पास नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए इसी लिहाजे से मैंने क्या कहा कि ए का एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो जाता है कंपनी के ऊपर, ए का एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो जाता है एक कंपनी के ऊपर, बी के ऊपर। अब बताएंगे राहुल और बाकी जिन्होंने कहा था एक बार रिपीट करने के लिए, सर क्यों ऐसा, ये किसके लिए पूछ रहे हो राहुल? सर मतलब पास क्यों नहीं होगा ये एसआर? दोस्त क्योंकि 75% टोटल वोट का मेरे को चाहिए, समझो टोटल मेरे ना 100 लोग हैं, 100 वोट्स हैं, ठीक है ना। उसमें ए लिमिटेड जो कंपनी है उसके पास 35 वोट्स है, ठीक है। अदर्स के पास 65 वोट्स है। और एसआर में पास होने के लिए मुझे टोटल वोट का, यानी टोटल वोट का 75% या उससे ज्यादा चाहिए, मुझे 75 वोट्स या उससे ज्यादा चाहिए अगर मुझे एसआर पास करना है। तो मैंने यही तो बोला कि ए लिमिटेड जब तक आपके फेवर में वोट नहीं करेगा, यानी आपको कोई भी मैटर, सपोज चेंज ऑफ नेम करना है, मुझे चेंज ऑफ नेम करना है, मुझे मेरे कंपनी का नाम रिलायंस लिमिटेड से मान लो कुछ और चेंज करके करना है, मुझे जियो लिमिटेड करना है, लेट्स से जियो लिमिटेड एक नाम करना है, ठीक है। ये नाम कब तक चेंज नहीं होगा, जब तक जो जनरल मीटिंग में 75% टोटल लोग के फेवर में वोट नहीं करते, इसके फेवर में वोट नहीं करते, टोटल वोट के 75% वाले फेवर में वोट नहीं करते। तो मैंने यही तो कहा कि जब तक ये आपको फेवर में वोट नहीं डालेगा, या अगर इसने अगेंस्ट में वोट डाला, तो इसका कोई भी एसआर पास नहीं हो सकता।
राहुल? समझ गया सर, मतलब इसका कोई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं होता है, मतलब स्पेसिफिक रेजोल्यूशन नहीं नहीं नहीं, होता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वाला में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर कुछ मैटर्स में, जिस मैटर में ऐसा चाहिए, whenever SR is required, A limited will come into picture. आप मेरी बात समझ रहे हो राहुल? हाँ सर समझ गया। मान लो 100 मैटर्स है टोटल, 100 मैटर्स है टोटल कंपनी में, उसमें 30 मैटर्स में एसआर चाहिए, तो ये 30 मैटर के लिए इसका होना बहुत जरूरी है, उस 30 मैटर के लिए इसका होना बहुत जरूरी है। 70 के लिए तो चलो ये हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 30 में इसका होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम क्या बोलेगा ना, इसका एक इन्फ्लुएंस तो है, एक इन्फ्लुएंस है, कंट्रोल नहीं है, इसका प्रभाव रहेगा और अच्छा खासा प्रभाव रहेगा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। इसीलिए तो कंट्रोल के जगह वर्ड क्या यूज कर दिया, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? नामकरण देखो ना, मैं कह रहा हूँ मैं किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, मैं मतलब किसी के ऊपर प्रेशर बना सकता हूँ कोई डिसीजन करने के लिए। अब आप सोचो ना, कंपनी को भी पता है कि ए लिमिटेड को हम नाराज करके नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम ए लिमिटेड को नाराज कर देगा, कोई भी मैटर हो गया, कोई भी डिसीजन हो गया, अगर हम ए लिमिटेड को नाराज कर देगा, तो कल को किसी भी मैटर में हमको जब एसआर चाहिए होगा, ये ए लिमिटेड अड़ंगा लगा देगा, ये ए लिमिटेड पंगा लगा देगा उसमें। इसीलिए हम ए लिमिटेड के साथ हमेशा अच्छा रिलेशन बना के चलेगा। इसीलिए लॉ बोला कि भैया तुम्हारा क्या होगा, इसके ऊपर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट होगा, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा। कंट्रोल शब्द यूज नहीं किया, कंट्रोल नहीं होगा, कंट्रोल तो मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर पे होता है। तुम्हारा क्या होगा यहाँ पर, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा। बताओ। समझ गया सर तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वो कंपनी जिसमें मोर देन, वेरी गुड गौरव, मैं जो सवाल अगला पूछने वाला था वो आपने जवाब आंसर कर दिया है ऑलरेडी। मैं जिसके ऊपर अगला क्वेश्चन आपसे करने वाला था वही आपने मुझसे पूछ लिया है, तो मैं अभी गौरव का ही सवाल आपके सामने रखता हूं, सुनो। तो गौरव ने कहा सर इसका मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के लिए अगर हम लोग को एक परसेंटेज बोलना पड़े, अगर मुझे बोलना पड़े कि -% टोटल वोटिंग पावर पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आना चाहिए, तो सब लोग सोच के बताओ कि ये परसेंटेज कितना होना चाहिए, %, ये डैश कितना होना चाहिए। मोहित ने अच्छा जवाब दिया, सही जवाब दिया, पुनीत ने सही जवाब दिया, प्रीति ने सही जवाब दिया, धैर्य ने भी सही जवाब दिया, सौरभ ने सही जवाब दिया, ऋषिका ने सही जवाब दिया, शेफाली ने सही जवाब दिया, चिराग ने सही जवाब दिया, राहुल, मैं परसेंटेज के हिसाब से पूछ रहा हूँ राहुल, उत्सव परसेंट, हाँ वैसे ठीक बता रहे हैं आप। खुशबू ने सही जवाब दिया, आदित्य ने सही जवाब दिया, आशीष ने सही जवाब दिया है, कोमल ने सही जवाब दिया है, और बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड। तो अब यहाँ पर कई लोगों ने सही जवाब दे दिया है, ऋषभ ने भी सही जवाब दिया, वेरी गुड। चलो, तो मैं ये बोल रहा हूं और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि सर, राहुल आपके जवाब का मैं इंतजार कर रहा हूँ। राहुल आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आपने सर एक क्लियर आंसर नहीं, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मेरे कितने परसेंटेज पे मैं ये बोलूंगा कि मेरे को ना एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बैठ जाएगा, %। भैया ए लिमिटेड में मैंने एग्जांपल में 35% लिया ना, मैंने कहा ए लिमिटेड 35% होगा बी लिमिटेड के अंदर, तो मैं ये बोलूंगा कि इसका मतलब इसका एक दबदबा, मैंने कहा ये 35% नहीं हो करके मैं अगर लॉ में लिखना चाहूँ, मैं और आप अगर मिलके लॉ बनाए और मैं %% लिखूं कि %% पे इसका एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा, तो ये डैश कितना होना चाहिए? 35 होगा ये तो सर। नहीं 35 तो मैंने लिया ना, 35 से कम भी तो हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है। 25 वेरी गुड, क्योंकि भैया 25 से ऊपर कुछ भी चला गया तो आप एसआर के लिए आपका सारा, आप समझ रहे हैं ना राहुल, एसआर में आपका रोल आ जाएगा। हाँ सर, वो 3 टाइम्स नहीं होगा वोट इन फेवर। परसेंटेज के हिसाब से पूछा था तो 1/4 भी उत्सव ने आंसर दिया था, तो वो भी बिल्कुल सही था।
हालांकि मैं परसेंटेज में पूछा था तो 25% आंसर होगा, ठीक है। तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में अगर 25% या उससे ज्यादा है तो हम लोग को इसमें बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा। अब देखो दिक्कत क्या है, दिक्कत है लॉ मेकर ना थोड़ा सा इसमें ना एक कंजर्वेटिज्म रखा है, मतलब कंजर्वेटिव होकर के इसको 25 नहीं करके 20% रख दिया। होना नियम से और लॉजिकली 25% होना चाहिए, लेकिन लॉ मेकर क्या बोला, लॉ मेकर बोला कि कोई जरूरी नहीं है ना 100 मेंबर है तो 100 का 100 मीटिंग में आ ही जाएगा, कुछ लोग मीटिंग में नहीं भी आता है, कुछ भी हो गया, कुछ लोग वोट नहीं करता है, कुछ का वोट इनवैलिड हो जाता है। तो हम लोग 25 को एग्जैक्ट 25% नहीं रख करके एक कंजर्वेटिव प्रिंसिपल रख के थोड़ा सा और कमा के 20% रख देता है। तो लॉ मेकर एक कंजर्वेटिव पॉलिसी के तहत कंजर्वेटिव रख के थोड़ा सा कमा दिया और बोल दिया 5% कमा करके बोला कि 20% का क्राइटेरिया पे हम बोल देगा एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा। हालांकि लॉजिकली और बिल्कुल नियम से 25% बनता है, लेकिन 25% नहीं रख के लॉ मेकर थोड़ा कम रख दिया, कंजर्वेटिव बन गया और बोला कि 20% रख देगा, ठीक है। अब दो तरीका है, या तो हम लोग धरना दे सकते हैं, ठीक है, हम लोग धरना देगा, हम लोग को बहुत दुख लगा कि 20% ऐसे कैसे कर दिया, 25% का 20% ही कैसे हो गया, 25% ही होना चाहिए। तो धरना विरना तो हम लोग देगा नहीं, इससे अच्छा हम लोग सिंपल इस लिमिट को ये करेगा कि भैया 25 नहीं करके लॉ मेकर 20% रख दिया, सेफ साइड पे चलते, कंजर्वेटिव पॉलिसी पे चलते। बताओ क्या यहाँ तक आपको सबको क्लियर है, A to Z बात यहाँ तक क्लियर है कि? हाँ सर। देखो मैं आपको ना रटाने के लिए मेरे लिए बड़ा आसान होता है, मेरे लिए ना रटवाने के, मोहित आपके सवाल का जवाब ये 20% वाला नहीं, मैं मोहित अभी आपके सवाल का जवाब देता हूँ। हाँ तनिष कुछ पूछ रहे थे। ये 20% वाला चीज क्यों दिया है? 20% मैं बता देता हूँ, मैं आपको बता दोस्त 20% क्यों लिया है, मैंने आपको ये बताया कि कंजर्वेटिव प्रिंसिपल लेकर के थोड़ा कम रख लिया, मतलब 25% तो समझ में आ गया ना, लॉजिकली 25 ही होना चाहिए। मैं अगर कानून बनाऊं आज अगर मुझे देश का फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, वित्त मंत्री बना दिया जाए, तो सबसे कसम बता रहा हूं मैं सबसे पहला कानून यही चेंज करूंगा और इसमें 20 की जगह 25% करूंगा। लेकिन क्या है ना, मैं चुनाव में खड़ा हूं, मैं अपने बिल्डिंग के इलेक्शन में खड़ा हूं तो मुझे एक वोट ना मिले, तो देश के वित्त मंत्री के चुनाव में तो मुझे कोई वोट मिलना नहीं है। लेकिन मैं कसम से बोल रहा हूं, मुझे अगर फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाए तो मैं सबसे पहला प्रोविजन तो यही चेंज करूंगा और 20 का 25 करूंगा। यहाँ कुछ नहीं है, नियम से 25% होना चाहिए, इट शुड बी 25%, इट शुड बी 25%, बट सेफ्टी के लिए लॉ मेकर ने 20% कर दिया, सिर्फ एक कंजर्वेटिव प्रिंसिपल लिया। भैया कंजर्वेटिज्म पढ़ा था ना बचपन में, तो उसके लिए 20% कर दिया। तनिष आई होप 25% क्यों है ये तो समझ में आना, मैं 25% क्यों बोल रहा हूँ, लॉजिकली 25 क्यों होना चाहिए? हाँ 25 वाला तो समझ में आया। अब लॉ मेकर थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो गया, बोला कि कई बार क्या होता है ना, मीटिंग में कुछ लोग वोट करने नहीं आता, समझ रहे मेरा बात, लॉ में कई बार मीटिंग में कुछ लोग वोट करने नहीं आता, तो कुछ वोट करने नहीं आए, कुछ लोग वोट डाला तो डिफेक्टिव वोट हो गया, तो पूरा अगर 100 मेंबर है ना तो 100 का 100 का वोट आता नहीं है, कुछ कम जाता है वोट, इसीलिए लॉ मेकर भी एग्जैक्ट 25% नहीं रखा, कमा लिया थोड़ा सा, कंजर्वेटिव्म में ना 20% रखते। सर गुवाहाटी का आरओसी के बाहर धरना देने चलते हैं दोस्त कोई फायदा नहीं है, अभी के टाइम पे धरना देके उठा के जेल में डाल देंगे, कोरोना के नाम पे। अच्छी चीजों के लिए धरना नहीं हो रहा, ये सब चीज के लिए कहां धरना देंगे? तनिष हाँ भैया क्लियर है। देखो मेरे लिए ना बड़ा आसान होता आपको रटवाना, मैं अगर आपको सिंपल आके बताता भैया आधे घंटे का काम होता मेरे लिए, इट वुड हैव बीन ओनली अ मैटर ऑफ हाफ आवर। मैं बोलता कि कंट्रोल के बेसिस पे 3 क्लासिफिकेशन है, होल्डिंग, सब्सिडरी के लिए खाली बोला है कि मोर देन ग्रेटर देन इक्वल टू 50% अगर होगा, मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। अगर सिंपल मैं बोल दूं कि मोर देन 1/2 मतलब 50% से ज्यादा अगर होगा तो भैया होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन में बन जाएगा। लेकिन मैं ना कभी भी लॉ को इस तरह से बताने में बिलीव ही नहीं करता, मैं हमेशा आपको लॉजिक देता हूँ, भैया 50% का लिमिट क्यों दिया यहाँ पे। सिमिलरली एसोसिएट के लिए मैंने बोला कि एसोसिएट के लिए 20% क्यों दिया, भैया होना चाहिए था 25%, लेकिन उन्होंने कंजर्वेटिव प्रिंसिपल रखते हुए होना चाहिए था 25%, लेकिन कंजर्वेटिज्म के चलते थोड़ा कंजर्वेटिव प्रिंसिपल रखते हुए एक 20% का मार्जिन लेकर के चला।
राइट। तो इसीलिए मैं हमेशा थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ, इसलिए कई बार कई चीजें ज्यादा भी बता देता हूँ। अगर किसी को डाउट है, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि हो सकता है आपको डाउट हो, क्योंकि मैं काफी चीज डीप में बता करके बोल रहा हूँ। तो 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, मैं बताऊंगा, मैं 100 बार बताने के लिए मैं रेडी हूँ। लेकिन दोस्तों ये चीजें ऐसी है, इसको बेस अगर क्लियर नहीं किया तो बहुत मुश्किल होगा आगे जाके। इसीलिए प्लीज अगर डाउट है भी, किसी को भी 1% भी डाउट है, मैं पूरा वापस रिपीट करने के लिए रेडी हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको पूरा समझ के जाना, आए हो तो पूरा समझ के जाना, बिना समझे या आधा अधूरा समझे मत जाना। किसी को कोई डाउट है तो वो आगे पूछ ले प्लीज। चलो, किसी ने कुछ नहीं पूछा तो आई प्रिज्यूम कि सबका क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आपने कुछ सवाल नहीं पूछना तो मैंने आपसे पूछना है। सर मेरा वाला डाउट, अरे हाँ आपके वाले डाउट पे आते हैं, आपका वाले डाउट पे अभी आ जाएंगे मोहित, आपके वाले डाउट पे अभी के अभी आ जाएंगे, थोड़ा सा टाइम दो, मैं अभी आता हूँ आपके डाउट। मैं सबसे पहले एक दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ मोहित, आपके सवाल का एक दूसरा एडवांस लेवल पूछ रहा हूँ, ठीक है। मान लो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के अंदर, और सबका आंसर मुझे चैट पे चाहिए, एग्जैक्ट 50% इन्वेस्टमेंट कर रखा, एग्जैक्ट 50% वोटिंग पावर का ले रखा। बताओ इनका रिश्ता क्या होगा, ये रिश्ता क्या कहलाएगा? ए होल्डिंग सब्सिडरी वाला, बी एसोसिएट वाला, सी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होगा, डी ये एकदम पराया होगा, एक दूसरा का कुछ नहीं होगा, पराया होगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? और मुझे एक भी गलत आंसर नहीं मिला, सभी ने सही आंसर दिया, सभी के सभी ने सही आंसर दिया। वेरी वेरी गुड। रिश्तेदारी में आप लोग बहुत होशियार हो गया है और सभी ने सही रिश्तेदारी बताई है इनके बीच में। एक भी आंसर अभी तक गलत नहीं आया, और मजे की बात है सबने आंसर दिया। राहुल आपका वेरी गुड, सबका आंसर बिल्कुल सही, सबका आंसर टनाटन सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और सबने कहा सर एसोसिएट, ये रिश्ता एसोसिएट का कहलाता है, क्योंकि सर होल्डिंग सब्सिडरी होने के लिए 50 से एक ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। सर लॉजिक तो वो 20% वाला ही है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वोट इन फेवर ग्रेटर देन वोट अगेंस्ट, ओआर के लिए कंट्रोल बनाने के लिए ना एक ज्यादा चाहिए, कंट्रोल बनाने के लिए आधा से एक ज्यादा या आधा से थोड़ा ज्यादा, अरे यार कंट्रोल बनाने के लिए मुझे आधा से थोड़ा ज्यादा या आधा से एक ज्यादा चाहिए। एक सेकंड, ये हैंग हो गया। सर बिकॉज ए इज एसोसिएटेड विद बी विद हाफ ऑफ इट्स वोटिंग पावर, बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ है, और जबकि होल्डिंग सब्सिडरी के डेफिनेशन में था मोर देन वन हाफ। ये पेन से काम क्यों नहीं करता? जी तो अगर कोई भी डिसीजन हुआ, मीटिंग हुआ और उसमें वोट किया, अगर 50-50 आया दोनों का, जैसे हम लोग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कर रहे हैं, दोनों में 50-50 आया, तो हम लोग इसको एक्सेप्ट करेगा या फिर डिनाई करेगा, मतलब क्या मानेगा? सॉरी, सिर्फ 20% से ज्यादा, 51 से कम। मैं अभी आता हूँ, मैं ये जो 20% वाले पे पूछ रहे हैं ना, मैं अभी नेक्स्ट वही क्वेश्चन डील करूंगा कि एग्जैक्ट 20% पे क्या होगा। मैं आपको अभी आकर के उस पे डिस्कस कर रहा हूँ, एक एक करके लेते हैं, ठीक है। अभी किसका डाउट था, कौन क्या पूछ रहा था, एक बार बताएंगे? गौरव का डाउट था कुछ। जैसे हम लोग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं कोई भी एक डिसीजन में, जब रिजोल्यूशन इन फेवर है या 50 अगेंस्ट आया, तो इसमें हम लोग क्या करेगा? जो वेरी गुड, एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर डिनाई मानेगा? वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इसने आई थिंक गौरव, अगर आपका सवाल में सही समझ पाया तो आपने बोला कि सर किसी मुद्दे पे फेवर पे वोट आया 15, अगेंस्ट पे वोट आया 15, तो इस रेजोल्यूशन को पास बोलेंगे कि लॉस्ट बोलेंगे? पास फेल मत क्या ना, समझ लो इस बात को। ओआर एसआर पास होता है, दूसरा फेल नहीं होगा कभी। पास फेल मत लिखना, पास और लॉस्ट दो शब्द होते हैं, या तो पास होगा या लॉस्ट होगा, ठीक है। तो देखो इसका आंसर ये है कि इसमें जो चेयरमैन होता है मीटिंग का जो मुखिया होता है, चेयरमैन लीडर, उसके पास एक कास्टिंग वोट होता है, वो अपना कास्टिंग वोट एक्सरसाइज करके फेवर वाले का एक रेशियो बढ़ा सकता है या अगेंस्ट वाले का एक रेशियो बढ़ा सकता है।
कास्टिंग वोट आ जाता है वो इसके केस में। ओआर में जब इक्वल वोट होता है तो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग के पास एक कास्टिंग वोट एक्स्ट्रा दिया जाता है लॉ मेकर के द्वारा, तो वो चेयरमैन का फिर डिसीजन होता है फाइनली। अगर चेयरमैन बोलता है कि मुझे कास्टिंग वोट नहीं करना तो ये रिजोल्यूशन लॉस्ट हो जाता है। अरे मेरा पेंसिल कनेक्ट नहीं हो रहा यारो। ओह कनेक्ट हो गया, वेरी गुड, चलो थैंक गॉड। अभी मैं 20% वाले बात पे अभी आ रहा हूँ। मालू जी आपका फर्स्ट नेम क्या है? बिलीव मालू इज योर टाइटल, तो आपका नाम मेरे को फर्स्ट नेम नहीं आ रहा, आपका टाइटल आता है। सर नमन है। नमन, ओके नमन। तो अब मैं आपको नमन और मोहित, नमन और मोहित, मैं अभी आपके क्वेरी के ऊपर आ रहा हूँ अभी, ठीक है सर? आपके हमारे क्वेरी पे भी आ जाओ। तो एग्जैक्ट 50% पर भी लॉ मेकर ने कहा यहाँ पर, ठीक। अब आओ इसमें लॉ के शब्द पढ़ा रहा हूं मैं, देखो। सिग्निफिकेंट एज पर 2 clause 6, significant influence means control of at least 20% of total voting, at the least 20% of the total, control होना चाहिए of at least 20% of the total voting power। तो शब्द जब ऐसे लिखे हुए हैं, शब्द जब ऐसे लिखे हुए हैं at least 20% of total voting power, तो अब आप सोच के ये बताओ कि क्या एसोसिएट का रिलेशन एग्जैक्ट 20% पे बनेगा? मतलब टू बी एसोसिएट मुझे क्या ग्रेटर देन 20 होना चाहिए कि ग्रेटर देन इक्वल टू 20% होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन दोस्त, एटलीस्ट 20%। आपको पास होने के लिए एटलीस्ट 40 मार्क्स चाहिए, तो क्या एग्जैक्ट 40 पे पास होगी कि फेल हो जाओगे? पास। वेरी गुड, पास होंगे सर। मैंने कहा पास होने के लिए एटलीस्ट 40 मार्क्स चाहिए 100 में से, तो 40 पे भी तो पास हो गए ना? यस सर। वेरी गुड, सबने बाकी ने सही जवाब दिया, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 20%। ग्रेटर देन इक्वल टू 20% मतलब 20% या उससे ऊपर आपका रिश्ता क्या बन जाएगा? एसोसिएट का। आपका रिश्ता क्या बन जाएगा? एसोसिएट का। तो आई थिंक मोहित और नमन, आपका क्वेरी तो था कि सर एग्जैक्ट 20% पे क्या होगा? एग्जैक्ट 20% पे भी एसोसिएट का रिश्ता बन जाएगा, ठीक है? तो देखो अब मेरा क्या लिखा भैया, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब होता है? लॉ ने सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को बताया, बोला सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तब होगा जब ग्रेटर देन इक्वल टू 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर होगा, ठीक है? एक्चुअली लॉ मेकर ने ना डेफिनेशन कैसे बनाया? लॉ मेकर ने डेफिनेशन कैसे बनाया? लॉ मेकर बोला एसोसिएट कंपनी मींस कंपनी हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, अ कंपनी हैविंग अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ठीक है? और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को डिफाइन कर दिया अलग से, बोला सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, ठीक है? अब मेरा ना एक डाउट आ गया यहाँ पर, मेरा एक डाउट आ गया, अगर लॉ के ना एग्जैक्ट भाषा को यहाँ पर पढ़ेगा तो अगर मैंने ऐसा ले लिया ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के ऊपर 70% वोटिंग पावर होल्ड किया, 70% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर होल्ड करके रखा है, 70% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर होल्ड करके रखा है, तो एक बात बताओ, ये तो होल्डिंग सब्सिडरी का डेफिनेशन में भी फॉलो कर गया। अगर मैंने लॉ के इतने वर्ड्स को लिखा है तो ये तो इन वर्ड्स में भी फॉल कर गया, यानी एसोसिएट के भी वर्ड में फॉल कर गया। तो अब मैंने कोई बात बताओ भैया, वर्डिंग पे जाना है, अभी तक मैंने जितना लिखा ये तो लॉ के इस वर्ड में भी फॉल कर गया और होल्डिंग सब्सिडरी के डेफिनेशन में भी फॉल कर गया, तो भैया इस रिश्ते को क्या लगाएं? इस रिश्ते को क्या कहलाए? होल्डिंग सब्सिडरी के एसोसिएट? सब कह रहे हैं होल्डिंग। एक बार रिपीट कीजिए। नहीं मैंने कहा अगर आप लॉ का डेफिनेशन को पढ़ेगा
लॉ का डेफिनेशन को पढ़ेगा तो लॉ में लिखा हुआ है एसोसिएट कंपनी मींस कंपनी हैविंग अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का डेफिनेशन में लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। यानी कि अगर मेरा एक कंपनी है जिसने दूसरे कंपनी में 70% स्टेक होल्ड कर रखा है, तो भैया ये रिश्ता तो होल्डिंग सब्सिडियरी भी हो गया लॉ के डेफिनेशन के हिसाब से, ये रिश्ता तो एसोसिएट भी हो गया, दोनों हो गया। लेकिन सब लोग बोल रहे हैं सर नियम से तो ये होल्डिंग सब्सिडियरी होने लगे, कंसेप्चुअली तो होल्डिंग सब्सिडियरी होना चाहिए, लॉजिक तो आपने उसी का दिया। सर होल्डिंग जब होगा तब एसोसिएट होगा, बट एसोसिएट होगा तो होल्डिंग होना जरूरी नहीं है। यही बात वेरी 20 to 50 वाला होगा ना एसोसिएट। हाँ वेरी गुड। ये कह रहे हैं कि सर ग्रेटर देन इक्वल टू 20% से लेके 50% तक ही एसोसिएट होगा। लॉ ने ना ये बात को यहाँ पर लिखा है, देखो कैसे लिखा है, यहाँ ने एक ऐसे वर्ड्स डाले, देखो विच इज नॉट ए सब्सिडरी कंपनी ऑफ हैविंग कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी तो या मतलब इसके साथ ना लॉ ने कुछ वर्ड्स ऐड किए ताकि कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं आ जाए। एसोसिएट कंपनी मींस कंपनी हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट इट डज नॉट इंक्लूड सब्सिडरी कंपनी। ओ मतलब अगर सब्सिडरी होल्डिंग का रिश्ता में बनता है तो एसोसिएट का रिश्ता में बनने को नहीं हो। ये बेसिकली लाइन क्यों डाला, ये लाइन क्लैरिफिकेशन बनाने के लिए डाला, क्योंकि अगर इतना लाइन लिख देता सिर्फ तो कंफ्यूजन हो जाता, कंफ्यूजन हो जाता है कि भैया होल्डिंग सब्सिडरी है, आप लोग को नहीं हुआ, आप लोग होशियार है। लेकिन जब मैं पूछता हूँ नॉर्मली तो कुछ बोलता है होल्डिंग सब्सिडरी, कुछ बोलता है, लोगों को भी कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन नहीं हो बोल के सिंपली क्या बोला, बट इट डज नॉट इंक्लूड सब्सिडरी कंपनी। आई होप यहां तक आप लोग को ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आया, यहां तक आप लोग को समझ में आया। हाँ सर। हाँ सर। ग्रेट, मुझे चैट पे काफी लोगों ने यस कर दिया है, एकदम क्लियर है, क्या बात है, वेरी वेरी गुड। दिल खुश हो जाता है जब कहते हो एकदम पूरी तरह से क्लियर है। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज वो पूछे। किसी को कुछ भी डाउट है तो वो पूछे। आज की क्लास को मैं एक बार ना पूरी तरह से रिकैप कर देता हूँ, अभी तक हमने क्या पढ़ा हम पूरी तरह से रिकैप कर देते हैं। मैं अभी तक आपको ना 2 क्लासिफिकेशन करा चुका हूँ। मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। आई एम डिस्कसिंग अ टॉपिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज विथ यू गाइस। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज में हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। तो इसमें हमने लिमिटेड लाइबिलिटी की बात कर ली, अनलिमिटेड लाइबिलिटी की बात कर ली। लिमिटेड में 2 था, शेयर कैपिटल और गारंटी। तो इस तरह की कंपनीज की सारी बात की। फिर हमने कहा साइज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है प्राइवेट कंपनी, एक होता है पब्लिक कंपनी, ठीक है। तीसरी क्लासिफिकेशन हमने की, हमने कहा कंट्रोल के बेसिस पे होता है, किसना किसके ऊपर कंट्रोल है उसके। तो पहला तो हमने कहा ये होल्डिंग का रिश्ता होता है, एक सब्सिडरी के ऊपर का रिश्ता होता है और एक होता है एसोसिएट का रिश्ता। तो होल्डिंग सब्सिडरी के रिश्ते में मैंने बताया 2 कंडीशन है, या तो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। एसोसिएट में मैंने बताया कि भैया आपको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होने से हो गया, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बोले तो ग्रेटर देन इक्वल टू 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। लेकिन इसमें एक्सक्लूड हो जाएगा सब्सिडरी कंपनी, एक्सक्लूडिंग सब्सिडरी केस, सब्सिडरी कंपनी केस। अगर होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता बनता है तब तो इसी में गिरेगा, लेकिन उसके अलावा यानी कि सिंपली अगर मैं बोलूं ग्रेटर देन इक्वल टू 20% से 50% का होल्डिंग है तो एसोसिएट कंपनी का रिश्ता में, और अगर ग्रेटर देन 50% का होल्डिंग है तो किसका रिश्ता में है, होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता में। ये पूरा क्रक्स था अभी तक का सारा डिस्कशन। एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो यहां तक ठीक है क्या। और इसके अलावा मैंने पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में पढ़ाया कि सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी will be deemed to be public company even though it is a private company, even if it is private company। इसका भी मैंने विद लॉजिक आपको रीजन बताया क्यों ऐसा लॉ मेकर ने
ये सारी बातों की नोटिंग मैं आपको अगले क्लास में करवा दूंगा, बहुत अच्छे से सारी बात मैं आपको नोटिंग करवा दूंगा, पूरा रिवीजन ले लेंगे जितना अब तक हुआ है। नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं 2 चीजें कराऊंगा, पहला तो सारा नोटिंग कराऊंगा और अब तक जितना भी पढ़ा है सब रिवीजन कराऊंगा A to Z। तो थोड़ा सा पढ़ के भी आइएगा आप लोग और मैं नोटिंग भी करवा दूंगा। दोनों चीज हम नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। किसी को अगर कोई डाउट है तो वो रुक करके पूछ सकता है, और जिसको क्लियर हो गया वो एक बार चैट पे लिख दे क्लियर, और बाद में वो लीव कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। आपसे अगली क्लास परसों मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच खुशबू, थैंक यू ऋषि, वेरी गुड।